आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत लंबे दौर की। करीब 320 साल। हाँ, 320 साल, जिसमें दिल्ली पर 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया। हाँ, दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल दिल्ली सल्तनत। और ये कहानी है ना, वाकई बहुत दिलचस्प है, हम्म। क्योंकि ये सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है लगातार हो रहे प्रयोगों की। अच्छा, किस तरह के प्रयोग? एक तरफ देखिए, तुगलक वंश है, हम्म। करीब 94 साल, सबसे लंबा राज। और दूसरी तरफ खिलजी हैं। हाँ, जो सिर्फ 30 साल में ही अपना असर छोड़कर चले गए। हम्म। ये पूरा दौर दरअसल एक सवाल के चारों तरफ घूमता है क्या सवाल? कि इतने बड़े और विविध देश पर एक मजबूत केंद्रीय सत्ता कैसे कायम की जाए। और हर वंश ने इसका जवाब अपने अपने तरीके से खोजने की कोशिश की। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, यानी गुलाम वंश। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों में इसी नाम पर एक सवाल उठाया गया है। कि इसे गुलाम वंश की जगह मामलूक वंश कहना ज्यादा सही है? बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो उन्हें गुलाम सुल्तान कहना तो विरोधाभासी हो गया। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक वंश भी नहीं था। इसके अंदर 3 अलग अलग वंश थे, कुतबी, शमसी और बलबनी। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक वो तकनीकी रूप से कभी सुल्तान था ही नहीं। ये बिल्कुल सही है, और ये उस वक्त की जो नाजुक स्थिति थी ना, उसे दिखाता है। मतलब कैसे? ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि अपनाई नहीं। वो खुद को मलिक या सिपा सालारी कहता रहा। और सुल्तान होने के जो सबूत होते हैं, जैसे सिक्के चलाना या खुतबा पढ़वाना, वो भी नहीं किया। न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, न सिक्के जारी किए। उसकी राजधानी भी दिल्ली नहीं थी, लाहौर थी। तो वो खुद को क्या मानता था? मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि। शायद इसलिए ताकि दूसरे तुर्की सरदार उसकी सत्ता को आसानी से चुनौती न दे सकें। हाँ, वैसे उसे लाख बख्श भी कहा जाता था, है ना? हाँ, लाख बख्श और पील बख्श, अपनी उदारता के लिए। हम्म। और उसकी मौत भी बड़ी नाटकीय थी। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर। हाँ, लाहौर में। तो अगर ऐबक ने सिर्फ एक कच्ची नींव रखी, तो स्रोतों में इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया है? उसने ऐसा क्या किया जो ऐबक नहीं कर पाया? इल्तुतमिश ने वो किया जो एक साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरी होता है। उसने एक ढांचा तैयार किया। एक सिस्टम बनाया। बिल्कुल। सबसे पहले उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाकर सल्तनत को एक स्थायी केंद्र दिया। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उसने 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता हासिल की। अच्छा, ये इतना जरूरी क्यों था? आज के जमाने में ये समझिए कि जैसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिल गई हो। इस एक कदम ने उसे इस्लामी दुनिया की नजर में वैधता दे दी। वो दिल्ली का पहला कानूनी सुल्तान बन गया। मतलब अब वो सिर्फ एक जीता हुआ सेनापति नहीं था, बल्कि एक मान्यता प्राप्त शासक था। सही पकड़ा आपने। और उसने इस नई हैसियत को मजबूत करने के लिए अपनी मुद्रा व्यवस्था शुरू की। चांदी का टका और तांबे का जीतल। हाँ, ये सिर्फ सिक्के जारी करना नहीं था, ये सल्तनत की आर्थिक आजादी का ऐलान था। और इसी के साथ उसने 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहते हैं। ये उसकी ताकत का आधार था। लेकिन यही गुट आगे चलकर सुल्तानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी तो बना। बिल्कुल। अच्छा, इल्तुतमिश ने तो चालीसा जैसा शक्तिशाली गुट बनाया था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटों को छोड़कर एक महिला रजिया को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। इल्तुतमिश अपने बेटों को शासन के काबिल नहीं समझता था। और उसने रजिया की प्रशासनिक क्षमता को पहचान लिया था। हाँ, लेकिन ये फैसला चालीसा के तुर्की अमीरों के गले नहीं उतरा। उनके लिए एक महिला का शासन करना तुर्की मर्दों के गौरव के खिलाफ था। और जब रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार लगाना शुरू किया, तब तो वो और भड़क गए होंगे। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपनी तौहीन समझा। रजिया की हार उसकी काबिलियत में कमी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके सामने खड़ी पितृसत्ता और चालीसा के राजनैतिक लालच की वजह से हुई। सही बात है। और चालीसा के इसी जहर को खत्म करने के लिए इस वंश का आखिरी बड़ा सुल्तान आया, बलबन। उसका अंदाज तो बिल्कुल ही अलग था। बलबन खुद चालीसा का सदस्य था, इसलिए वो उनकी ताकत और खतरे को बखूबी समझता था। अच्छा, वो खुद भी उसी गुट से था? हाँ, और उसका मानना था कि सल्तनत को बचाने का एक ही तरीका है, सुल्तान के पद को इतना ऊंचा और शक्तिशाली बना दिया जाए कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और यहीं से उसकी लौह एवं रक्त की नीति निकली। बिल्कुल, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। हमारे स्रोतों में सिजदा और पायबोज जैसी प्रथाओं का जिक्र है। ये सिर्फ अनुशासन के लिए था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी?
ये सिर्फ अनुशासन नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल था। मनोवैज्ञानिक खेल? हाँ, बलबन का असली मकसद तुर्की अमीरों के दिमाग से ये ख्याल ही निकाल देना था कि सुल्तान बराबर वालों में पहला है। अच्छा। घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना यानी सिजदा और सुल्तान के पैर चूमना यानी पायबोस, इन ईरानी प्रथाओं के जरिए वो अपनी हैसियत को इंसानी दर्जे से उठाकर लगभग दैवीय बना रहा था। तभी उसने नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही जैसी उपाधियां ली। हाँ, कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि उसकी सत्ता को कोई चुनौती देने की सोच भी न सके, और उसने चालीसा को पूरी तरह कुचल दिया। तो बलबन ने लोहे की मुट्ठी से सल्तनत को संभाला और तुर्की नस्ल की श्रेष्ठता को स्थापित किया। हाँ, लेकिन यही श्रेष्ठता का दावा ही उस दीवार में पहली दरार बना जिसे तोड़कर खिलजी सत्ता में आए। यहीं से सल्तनत में खिलजी क्रांति का दौर शुरू होता है। इसे क्रांति क्यों कहा गया? इसे क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने सल्तनत की बुनियाद को ही हिला दिया। कैसे? इसने ये साबित कर दिया कि दिल्ली की सत्ता पर सिर्फ ऊंचे कुल वाले तुर्कों का हक नहीं है, बल्कि योग्यता और तलवार के दम पर कोई भी इसे हासिल कर सकता है। मतलब ये भारतीय मुसलमानों और धर्म बदले हुए लोगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोलने जैसा था। बिल्कुल। इसने सल्तनत के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया, उसे ज्यादा समावेशी और ज्यादा हिंदुस्तानी बना दिया। लेकिन इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, वो तो इस क्रांति के हिसाब से काफी नरम मालूम पड़ते हैं। जलालुद्दीन बूढ़ा था और शायद शांति से राज करना चाहता था। उसकी नीति वाकई में बहुत उदार थी। मैंने पढ़ा है कि रणथंबोर के किले का घेरा उसने ये कहकर उठा लिया था कि वह एक मुसलमान के सिर के बाल को भी ऐसे 100 किलो से ज्यादा कीमती समझता है। सही है, लेकिन सल्तनत की राजनीति में ऐसी उदारता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के एकदम विपरीत था, क्रूर, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी। उसने सुल्तान बनते ही सबसे पहले अमीरों की ताकत को तोड़ा और फिर अपना ध्यान साम्राज्य के विस्तार पे लगाया। हाँ, उत्तर भारत में गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ सब उसके कदमों में थे। एक तरफ तो अलाउद्दीन खिलजी को एक महान सेनापति बताया गया है, लेकिन हमारे कुछ स्रोतों में उसकी चित्तौड़ विजय को लेकर काफी विवाद भी है। हाँ, देखिए, चित्तौड़ की विजय को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों और बाद के साहित्य कामों जैसे पद्मावत में अलग अलग बातें हैं। सैन्य नजरिए से देखें तो चित्तौड़ का किला रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। लेकिन ये भी सच है कि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा सिर्फ जमीन जीतने तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता था, और उसकी दक्षिण भारत की नीति इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। दक्षिण भारत की नीति वो कैसे अलग थी? उत्तर भारत के राज्यों को तो उसने सीधे सल्तनत में मिला लिया, लेकिन दक्षिण के लिए उसकी नीति बहुत व्यवहारिक थी। उसके सेनापति मलिक काफूर ने, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, हाँ वही, उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य राज्यों को हराया। लेकिन अलाउद्दीन ने इन राज्यों को दिल्ली से सीधे चलाने की कोशिश नहीं की। तो फिर क्या किया? उसने उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे सालाना टैक्स वसूलने की नीति अपनाई। वो जानता था कि दिल्ली में बैठकर सुदूर दक्षिण पर सीधा नियंत्रण रखना लगभग नामुमकिन है। ये तो सिर्फ दौलत इकट्ठा करने का एक शानदार तरीका था। बिल्कुल, और वारंगल से ही उसे कोहिनूर हीरा मिला था। अलाउद्दीन का सिस्टम तो पूरी तरह से केंद्रीकृत और सुल्तान पर निर्भर था। लेकिन जब कोई ऐसा सुल्तान गद्दी पर बैठे जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान और थोड़ा सनकी हो, तब क्या होता है? शायद यहीं से तुगलक वंश की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अलाउद्दीन का सिस्टम चलाने के लिए एक असाधारण प्रशासक चाहिए था, और तुगलक वंश जिसने सबसे लंबा राज किया, वो इसी चुनौती से जूझा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य, 23 प्रांत उसी के समय में थे। वो बहुत पढ़ा लिखा, कल्पनाशील और अपने समय से बहुत आगे का सुल्तान था। लेकिन उसकी योजनाएं जितनी शानदार होती थीं, उन्हें लागू करने का तरीका उतना ही विनाशकारी होता था। बिल्कुल। उसकी 2 योजनाओं का जिक्र तो बहुत होता है, राजधानी बदलना और सांकेतिक मुद्रा चलाना। क्या ये वाकई में इतनी बुरी योजनाएं थी? कागज पर तो ये योजनाएं बेहतरीन थी। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाने के पीछे तर्क था कि वो साम्राज्य के केंद्र में होगी और मंगोलों के हमले से भी सुरक्षित रहेगी। हाँ, सोच अच्छी थी, लेकिन उसने पूरी दिल्ली की आबादी को जबरदस्ती दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया। रास्ते की मुश्किलें और जबरदस्ती ने इस योजना को एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया। और सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का क्या हुआ? ये भी एक क्रांतिकारी विचार था।
आज हम जो कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह की टोकन करेंसी ही तो है। सुल्तान ने चांदी की कमी के कारण तांबे के सिक्के चलाए और ऐलान किया कि उनकी कीमत चांदी के टका के बराबर होगी। विचार आधुनिक था, पर वो एक चीज भूल गया। क्या? नकल को रोकना। लोगों ने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली और धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने लगे। अरे, नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। यानी एक प्रतिभाशाली सुल्तान की गलतियों ने साम्राज्य को हिला के रख दिया। इसके बाद क्या हुआ? क्या सल्तनत बिखर गई? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। उसने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसने अमीरों और उलेमा को खुश करने की नीति अपनाई। हाँ, जिससे सुल्तान की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और यहीं से सल्तनत का पतन शुरू हो गया। और फिर तैमूर का हमला हुआ। हाँ, तुगलक वंश के आखिरी शासक के समय तैमूर ने दिल्ली पर ऐसा भयानक हमला किया कि सल्तनत लगभग खत्म ही हो गई। इसके बाद तो सल्तनत अपनी पुरानी शान कभी हासिल नहीं कर पाई। आखिरी दो राजवंश सैयद और लोदी तो बस एक घटती हुई सल्तनत के रखवाले ही लगते हैं। हाँ, तैमूर के हमले के बाद दिल्ली की सल्तनत सिमटकर दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही रह गई थी। सैयद वंश ने इसी छोटी सी सल्तनत पर राज किया। और उनके बाद आए लोधी, जो भारत पर राज करने वाले पहले अफगान थे। बिल्कुल। लोधियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सल्तनत को फिर से थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की। बहलोल लोधी ने तो 38 साल तक शासन किया। हाँ, किसी भी सुल्तान के तौर पर सबसे लंबा। लेकिन गड़बड़ उनकी राजनीतिक व्यवस्था में ही छिपी थी। मतलब? अफगान व्यवस्था तुर्की सुल्तानों की तरह निरंकुश नहीं थी। यहाँ सुल्तान बराबर वालों में पहला होता था। बहलोल लोधी तो अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। सही, लेकिन उसके पोते इब्राहिम लोदी ने तुर्की सुल्तानों की तरह पूरी ताकत अपने हाथ में लेने की कोशिश की। उसने अफगान सरदारों का अपमान किया, जिससे वे नाराज हो गए। और इसी नाराजगी का नतीजा ये हुआ कि कुछ अफगान सरदारों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो ये थी 320 सालों में 5 राजवंशों के बनने, शिखर पर पहुंचने और बिखर जाने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो मामलुक तुर्कों से शुरू हुई और अफगानों की हार पर खत्म हुई, और जिसने मुगलों के लिए मंच तैयार किया। इस दौर की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ लड़ाइयां या किले नहीं है। इसकी विरासत है वो प्रशासनिक ढांचा, राजस्व प्रणाली और सांस्कृतिक मेलजोल, जिसकी नींव पर मुगलों ने एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक दौर का अंत नहीं था, बल्कि भारत में एक नई शासन व्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बिल्कुल। सल्तनत एक विदेशी तुर्की शासन के तौर पर शुरू हुई थी। वो 300 सालों में धीरे धीरे कितनी भारतीय होती चली गई। हाँ, ये हमें खिलजी क्रांति में दिखता है, जब गैर तुर्कों को सत्ता में जगह मिली। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सुल्तानों की वंशावली में भी दिखता है। गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक जैसे कई सुल्तानों की माँ हिंदू थी। हाँ, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लड़ाइयों और दरबारी साजिशों के शोर के परे जमीनी स्तर पर संस्कृतियों के मेल की कौन सी अनकही कहानी चल रही थी। शायद असली इतिहास उन्हीं कहानियों में छिपा है। इस विस्तृत और गहन ऐतिहासिक चर्चा में स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोधपत्रों और कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स के एक ऐसे खजाने को खोलने जा रहे हैं जो 1206 से लेकर 1526 तक की दिल्ली सल्तनत का पूरा लेखा जोखा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कालखंड है। बिल्कुल, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान सल्तनत के उस राजवंश पर होगा जिसका शासनकाल सबसे छोटा, यानी मात्र 30 वर्ष का था। सिर्फ 30 साल? हाँ, ये एक ऐसा कालखंड था जिसका प्रभाव शायद सबसे ज्यादा गहरा, उथल-पुथल भरा और विवादित रहा। मेरा मतलब है 1290 से 1320 ईस्वी तक चलने वाले खिलजी वंश की बात कर रही हूं मैं। ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखिए, जब हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक ही विशाल और जटिल व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। जी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक का उसका शासनकाल इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ता है। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के जीवन और उसकी नीतियों को शुरू से अंत तक पूरी तरह से समझा जाए। मतलब ए से जेड तक पूरा सफर? बिल्कुल।
वो सिर्फ एक आक्रामक योद्धा या साम्राज्य निर्माता नहीं था, वो एक ऐसा रणनीतिकार था जिसने अर्थशास्त्र, जासूसी तंत्र और सैन्य शक्ति के बारीक तालमेल से एक विशाल साम्राज्य को चलाने की एक पूरी नई और कठोर व्यवस्था खड़ी कर दी थी। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अक्सर आम इतिहास की किताबों में पीछे छूट जाता है। आज की इस चर्चा में ये जानना सच में बहुत रोमांचक होगा कि 14वीं सदी में कोई शासक अपनी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को इतने सूक्ष्म स्तर पर कैसे नियंत्रित कर सकता था, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के। बिल्कुल बिना तकनीक के। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत सीधे तख्त से नहीं हुई थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उसकी राजनीतिक शुरुआत कड़ा मानिकपुर के सूबेदार के रूप में हुई थी। यहाँ स्थिति तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब हम देखते हैं कि 1292 ईस्वी में उसने मालवा के भिलसा में एक बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया। भिलसा की लूट। हाँ, और उसकी इस सफलता से तत्कालीन सुल्तान, जो कि उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे, वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अवध की सूबेदारी भी सौंप दी। देखिए, इस घटना को हमें सिर्फ एक लूट की तरह नहीं देखना चाहिए। भिलसा की ये सफलता दरअसल उसकी महत्वाकांक्षाओं की पहली बड़ी उड़ान थी। मतलब उसे सत्ता का स्वाद मिल गया था। सही कहा। उसे समझ आ गया था कि सत्ता का रास्ता सैन्य शक्ति और अपार धन से होकर गुजरता है। बाद में जब वो खुद तख्त पर बैठा तो उसने अपने लिए बेहद भव्य उपाधियां चुनी, जैसे सिकंदर-ए-सानी। हाँ, सिकंदर-ए-सानी, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर, और जिल्ले-इलाही यानी ईश्वर की छाया। ये उपाधियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं। तो इसके पीछे क्या सोच थी? ये उसके राजत्व के सिद्धांत का सीधा और स्पष्ट ऐलान थी। वो दुनिया को ये संदेश दे रहा था कि उसकी सत्ता असीमित है और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये राजत्व का सिद्धांत अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था, खासकर जब हम इसकी तुलना उसके चाचा जलालुद्दीन के विचारों से करते हैं। हाँ, जलालुद्दीन का नजरिया बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। जलालुद्दीन बहुत ही उदार प्रवृत्ति का शासक था। उसका मानना था कि खून खराबा उसकी फितरत नहीं है, और दिल्ली की बहुसंख्यक आबादी को देखते हुए ये कभी भी एक पूर्ण रूप से इस्लामिक राज्य नहीं बन सकता। जलालुद्दीन की ये सोच सहिष्णुता पर आधारित थी। वहीं दूसरी ओर अलाउद्दीन ने इस मानवीय और उदार दृष्टिकोण को पूरी तरह से नकार दिया। पूरी तरह से? हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये है कि अलाउद्दीन ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य के प्रशासन और राजनीति में धर्म या उलेमाओं का कोई दखल नहीं होना चाहिए। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। उसने शासन के कार्यों के लिए किसी भी धार्मिक स्वीकृति की आवश्यकता महसूस नहीं की। उसका सीधा मानना था कि जो राज्य के हित में है वही सही है, चाहे वो धार्मिक नियमों के अनुकूल हो या ना हो। बिल्कुल। वो एक पूर्ण निरंकुश सत्ता में विश्वास रखता था, जहां सुल्तान का शब्द ही अंतिम कानून था। ये मध्यकालीन भारत में धर्म और राजनीति को अलग करने का एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर प्रयास था। लेकिन ऐसी निरंकुश सत्ता स्थापित करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना कोई साधारण काम नहीं रहा होगा। उसे शुरुआत से ही भयंकर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। हाँ, विद्रोह तो बहुत हुए। हमारे दस्तावेजों में कई प्रमुख विद्रोहों का जिक्र है, जैसे अकद खान का विद्रोह, जो उसका अपना ही भतीजा था। फिर हाजी मौला का विद्रोह हुआ। लेकिन सबसे भयंकर और संगठित विद्रोह नवीन मुसलमानों का था। नवीन मुसलमान? हाँ, श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये नवीन मुसलमान असल में वो मंगोल योद्धा थे जो जलालुद्दीन के समय में इस्लाम कबूल करके दिल्ली के आसपास बस गए थे। रात लूट कर लौट रही थी तो युद्ध के माल के बंटवारे को लेकर इन नवीन मुसलमानों ने बगावत कर दी। इस बगावत में अलाउद्दीन के एक भतीजे और उसके मुख्य सेनापति नुसरत खां के भाई की हत्या कर दी गई। बाप रे, ये तो सीधा सुल्तान के परिवार पर हमला था। बिल्कुल। और अगर हम इस घटना का विश्लेषण करें तो अलाउद्दीन की प्रतिक्रिया साधारण दमन की नहीं थी। उसने क्या किया? इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और इसामी के लेखों से पता चलता है कि अलाउद्दीन ने एक भयानक नीति अपनाई। उसने विद्रोह को कुचलने के लिए एक ही दिन में हजारों नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया। एक ही दिन में? हाँ, और उनके परिवारों को भी नहीं बख्शा। ये एक स्पष्ट संदेश था कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कितनी क्रूरता से दबाया जाएगा। उस क्रूरता का स्तर सच में चौंकाने वाला था। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं करना चाहता था। नहीं, वो बहुत चतुर था। सख्त नियम या अध्यादेश लागू किए जो सीधे तौर पर अभिजात वर्ग की ताकत को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। वो 4 नियम बहुत ही मारक थे। पहला नियम था अमीरों की निजी संपत्ति,
धार्मिक अनुदान और वक्फ की जमीन को जब्त कर लेना। उसने लोगों से उनकी अतिरिक्त संपत्ति ही छीन ली ताकि उनके पास विद्रोह के वित्त पोषण के लिए पैसे ही ना बचें। ये एक बहुत ही सोची समझी आर्थिक चोट थी। कोई भी अमीर या सरदार बिना धन के निजी सेना खड़ी नहीं कर सकता था। सही बात है। और दूसरा नियम? उसका दूसरा अध्यादेश प्रशासन की नसों में डर भरने वाला था। उसने एक ऐसा अभेद्य गुप्तचर या जासूसी तंत्र स्थापित किया जिसने निजता को पूरी तरह खत्म कर दिया। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बची। बिल्कुल नहीं। उसने हर अमीर के घर, बाजारों और चौराहों पर जासूस बैठा दिए। ये नेटवर्क इतना प्रभावी था कि अमीरों के घरों में होने वाली फुसफुसाहट भी सुल्तान के कानों तक पहुंच जाती थी। मतलब कोई अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा। डर का ऐसा माहौल बन गया था कि रसूखदार लोग आपस में बात करने से भी कतराते थे और इशारों में संवाद करते थे। ये कदम उसकी गहरी राजनीतिक समझ को दर्शाता है। वो जानता था कि सूचना ही शक्ति है। और इसी कड़ी में उसका तीसरा नियम आता है शराबबंदी। हाँ, जिसने दिल्ली में शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अब सतह पर देखने पर आमतौर पर लोग सोचेंगे कि शायद ये कोई नैतिक या धार्मिक सुधार होगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है, पर शराबबंदी का कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक था, नैतिक नहीं। राजनीतिक कैसे? अलाउद्दीन ने इस बात का बारीकी से अध्ययन किया था कि बगावत की योजनाएं कहाँ बनती हैं। उसे समझ आ गया था कि जब अमीर और सरदार महफिलों में इकट्ठा होते हैं और शराब के नशे में होते हैं, तभी वे अपनी शिकायतें साझा करते हैं और सुल्तान के खिलाफ साजिशें रचते हैं। अरे वाह! उसने असल में उस सामाजिक उत्प्रेरक को ही खत्म कर दिया। महफिलें नहीं सजेंगी, शराब नहीं बहेगी, तो लोगों का एक साथ बैठकर साजिशें रचना भी बंद हो जाएगा। यानी उसने सीधे तौर पर राजनीतिक असंतोष पनपने की जगह ही खत्म कर दी। और इसी को पुख्ता करने के लिए उसका चौथा अध्यादेश आया, आपसी मेल मिलाप पर रोक। बिल्कुल, बिना सुल्तान की पूर्व अनुमति के अमीरों के आपसी मेल मिलाप, उनके उत्सवों और उनके परिवारों के बीच होने वाली शादियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ये बहुत बड़ा वॉर था। इसका सीधा मतलब ये था कि दो ताकतवर और रसूखदार परिवार आपस में वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी राजनीतिक ताकत को एकजुट नहीं कर सकते थे। इन चारों नियमों का अगर हम एक साथ मूल्यांकन करें तो ये स्पष्ट होता है कि वो सत्ता और विद्रोह के मनोविज्ञान को कितनी गहराई से समझता था। बहुत गहराई से। उसने बगावत की आर्थिक, सामाजिक और संगठनात्मक तीनों जड़ों पर एक साथ इतना सटीक प्रहार किया कि उसके बाकी बचे शासनकाल में दिल्ली में कोई बड़ा आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ। अब जब उसने दिल्ली के भीतर अपनी सत्ता और प्रशासन को लोहे की तरह मजबूत कर लिया, तो उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हाँ, उसने उत्तर भारत से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक एक विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा किया, ये उसकी रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा है। 1299 का उत्तर भारत का गुजरात अभियान इस दिशा में बहुत अहम कदम था। उलू खान और नुसरत खां के नेतृत्व में। सही कहा। उसकी सेना ने गुजरात की समृद्ध राजधानी अनिलवाड़ पर हमला किया। वहां के राजा कर्ण द्वितीय को भागना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन की सेना ने बंदी बना लिया। बाद में अलाउद्दीन ने उनसे विवाह किया और उन्हें मल्लिकाए जहां की उपाधि दी। लेकिन इस अभियान का रणनीतिक महत्व इससे भी कहीं ज्यादा था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि गुजरात अभियान सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं था। गुजरात के बंदरगाहों और वहां के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करना सल्तनत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कदम था। क्योंकि वहां से अपार धन मिला। अपार धन तो मिला ही, लेकिन उससे भी बढ़कर एक ऐसा मोहरा मिला जिसने अलाउद्दीन के पूरे सैन्य इतिहास का रुख मोड़ दिया। खंभात के एक व्यापारिक केंद्र से उसके सेनापति नुसरत खान ने एक गुलाम को 1000 दिनार जैसी भारी कीमत चुकाकर खरीदा था। मलिक काफूर। जी हाँ, मलिक काफूर, जिसे इतनी बड़ी कीमत में खरीदे जाने के कारण 1000 दिनारी भी कहा जाता था। जी। इतिहास के पन्नों में ये एक बहुत ही असाधारण कहानी है कि कैसे एक खरीदा हुआ गुलाम आगे चलकर पूरे दक्षिण भारत के अभियानों का मुख्य सेनापति और अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर वजीर बना। मलिक काफूर का उदय अलाउद्दीन की उस व्यवस्था का परिचायक है जहां जन्म या कुल से ज्यादा योग्यता और वफादारी को महत्व दिया गया। मेरिट के आधार पर? बिल्कुल। उत्तर भारत में अलाउद्दीन की सामरिक जीत का सिलसिला केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा। 1301 में उसने अजय माने जाने वाले रणकंभौर के किले पर हमला किया। और इसका कारण क्या था? इस कठिन अभियान का तात्कालिक कारण ये माना जाता है कि वहां के शासक हमीर देव ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह
और केभू को अपने यहाँ शरण दे रखी थी और उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया था। रणथंभौर की जीत के बाद राजपूताना में उसका विस्तार जारी रहा। 1303 में उसने चित्तौड़ पर एक बहुत ही रणनीतिक विजय प्राप्त की, जहां राणा रतन सिंह को हराया गया। चित्तौड़ का किला बहुत अहम था। हाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से वो ऐसी जगह स्थित था जो मालवा और गुजरात जाने वाले व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित करता था, इसलिए इसे जीतना बहुत जरूरी था। इसके बाद 1308 में सिवाना पर कब्जा किया गया और इसका नाम बदल दिया गया था। जीतने के बाद उस किले का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया गया। इन सारे अभियानों में कमालुद्दीन गुर्ग जैसे उसके कुशल सेनापतियों ने भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए सल्तनत का परचम लहराया। उत्तर भारत को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद जब अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया तो उसकी कूटनीतिक समझ का एक बिल्कुल नया और बेहद व्यावहारिक पहलू सामने आता है। वो क्या? वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई जैसे सुदूर दक्षिण के राज्यों को उसने कभी भी सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया। यह एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक निर्णय है। उसने इतनी दूर अपनी सेना भेजी, भयंकर युद्ध लड़े, जीत हासिल की, लेकिन उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत के नक्शे में क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि वह उस दौर की भौगोलिक और तकनीकी सीमाओं को अच्छी तरह समझता था। संचार की कमी। बिल्कुल। 14वीं सदी में जब यातायात का साधन केवल घोड़े थे और संचार व्यवस्था सीमित थी, दिल्ली में बैठकर सुदूर दक्षिण के राज्यों पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण रखना या वहां होने वाले विद्रोहों को दबाना असंभव था। तो उसने क्या रणनीति अपनाई? उसने बहुत ही दूरदर्शी रणनीति अपनाई, अधिराजत्व या करदाता राज्य बनाने की नीति, जिसे अंग्रेजी में सुजेरेंटी कहते हैं। मलिक काफूर के नेतृत्व में उसने दक्षिण के राजाओं को युद्ध में हराया, उनके खजानों से अपार संपत्ति लूटी और फिर उनके राज्यों ने ही लौटा दिए। लेकिन एक शर्त पर। हाँ, बस इस शर्त पर कि वे हर साल दिल्ली को एक निश्चित भारी कर या टैक्स भेजेंगे। यानी बिना प्रशासन का सिरदर्द लिए और बिना अपनी सेना को वहां फंसाए लगातार खजाना भरते रहने का एक बेहतरीन और निरंतर आर्थिक मॉडल। इसे आप एक तरह की मध्यकालीन एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी कह सकते हैं। और ये खजाना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब वो बाकी जगहों पर विस्तार कर रहा था तब दिल्ली पर मंगोलों के लगातार और भयानक हमले हो रहे थे। मंगोलों का खतरा उस समय सबसे बड़ा था। इन हमलों को रोकने के लिए एक विशाल और स्थायी सेना की जरूरत थी, और यहाँ हमारे स्रोतों में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। मलिक नायक के बारे में। जी, अलाउद्दीन की सेना में मलिक नायक नामक एक हिंदू सेनापति था, जिसने मंगोलों की एक विशाल सेना को युद्ध में करारी शिकस्त दी थी। मलिक नायक का ये उदाहरण फिर से अलाउद्दीन के व्यावहारिक और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष सैन्य दृष्टिकोण को सामने लाता है। धर्म उसके लिए रुकावट नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब बात राज्य की सुरक्षा, सेना के अनुशासन और मंगोलों जैसे खूंखार दुश्मनों से लड़ने की आती थी, तो उसके लिए सेनापति का धर्म कोई पैमाना नहीं था। जो भी सेनापति योग्य था और परिणाम दे सकता था, वो सेना का नेतृत्व करता था। उसकी पूरी व्यवस्था परिणाम आधारित थी, 100%। सैन्य सफलताओं और प्रशासनिक नियंत्रण के बाद चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जटिल और चर्चित हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अलाउद्दीन के आर्थिक और बाजार सुधार। जी, आज के इस आधुनिक दौर में भी जहां हमारे पास कंप्यूटर्स और डेटा एनालिटिक्स हैं, किसी पूरी अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म प्रबंधन करना लगभग नामुमकिन लगता है। तो सोचिए 14वीं सदी में उसने यह कैसे किया होगा। ये सच में हैरान करने वाला है। उसने दिल्ली में बदायूं द्वार के पास 3 अलग-अलग तरह के विशेष बाजार स्थापित किए। पहला था सराय-ए-अदल, जो कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियों और विदेशों से आने वाली सभी निर्मित वस्तुओं का बाजार था। दूसरा बाजार अनाज का था। हाँ, दूसरा अनाज का विस्तृत बाजार, और तीसरा था घोड़े, मवेशी और दासों का बाजार। इन बाजारों को स्थापित करने के पीछे जो व्यवस्था थी, वो इतिहास में अभूतपूर्व थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कठोर मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल। जी, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी रचनाओं में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने सुई और धागे से लेकर अनाज, रेशम और घोड़ों तक हर छोटी बड़ी चीज का दाम तय कर दिया था। सब कुछ फिक्स था। यहाँ तक कि बर्नी के अनुसार मवेशियों और दासों के दाम एक ही श्रेणी में साथ तय होते थे, जो उस समय के समाज में श्रम के अवमूल्यन की एक कठोर वास्तविकता को भी दर्शाता है। और इन बाजारों को केवल कागजों पर नियंत्रित नहीं किया गया था। नहीं, इसके लिए पूरी एक मशीनरी थी। उसने इसे जमीन पर लागू करने के लिए अधिकारियों की एक पूरी समानांतर नौकरशाही खड़ी कर दी थी।
हर बाजार की निगरानी और नियंत्रण के लिए शहना नामक एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसके पास दंड देने के असीमित अधिकार थे। शहनाए मंडी। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प पद होता था, परवाना नवीस, यानी परमिट जारी करने वाला अधिकारी। ये आज के आधुनिक राशनिंग या कोटा सिस्टम जैसा था। ये कैसे काम करता था? अगर किसी अमीर को उच्च गुणवत्ता वाले सामान जैसे बेहतरीन रेशम, तस्बीह या कीमती कपड़े खरीदने होते थे, तो पहले इस परवाना नवीस से बाकायदा परमिट लेना होता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी जरूरत से ज्यादा या जमाखोरी के लिए सामान नहीं खरीद सकता था। इस पूरी बाजार व्यवस्था को कृत्रिम रूप से चलाए रखने के लिए कर प्रणाली या टैक्स सिस्टम में भारी बदलाव करना अपरिहार्य था। अलाउद्दीन ने राजस्व प्रणाली का पूरी तरह से केंद्रीकरण कर दिया। टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था। उसने उपज का सीधा आधा हिस्सा यानी 50% हिस्सा टैक्स के रूप में लेना शुरू किया, जिसे खराज कहा जाता था। किसानों से सीधा 50% टैक्स? ये तो राज्य द्वारा किया गया एक भारी आर्थिक शोषण लगता है। ये वास्तव में बहुत कठोर था, और उसने व्यवस्था को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उसने राजस्व की चोरी रोकने के लिए भूमि को वैज्ञानिक तरीके से मापने की शुरुआत की। भूमि पैमाइश। इसके लिए एक नई इकाई बिस्वा लागू की गई, जो एक बीघे का 20वां हिस्सा होता था। इससे राज्य को ये पहले से पता होता था कि किस जमीन से कितना राजस्व आने वाला है। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी चोरी की। इसके साथ ही उसने चराई और दुधारू पशुओं पर भी नए कर लगा दिए। जो जमीनें पहले लोगों को धार्मिक या इनाम के रूप में दी गई थीं, उन्हें वापस लेकर खालसा भूमि यानी सीधे सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि में बदल दिया गया। इस पूरी नई कर व्यवस्था की सबसे बड़ी गाज उन बिचौलियों पर गिरी जो पीढ़ियों से किसानों से मनमाना टैक्स वसूल रहे थे। खूत, चौधरी और मुकद्दम। हाँ, खूत, चौधरी और मुकद्दम जैसे स्थानीय जमींदारों और बिचौलियों के सारे विशेषाधिकार एक झटके में खत्म कर दिए गए। उन्हें भी आम किसानों की तरह टैक्स देने पे मजबूर किया गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। स्थिति इतनी सख्त कर दी गई कि ये जमींदार जो पहले शान से जीवन जीते थे, अब इतने गरीब हो गए कि वो घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे और ना ही अच्छे कपड़े पहन सकते थे। इन आर्थिक सुधारों का गहराई से विश्लेषण करते हुए इतिहासकार बर्नी समझाते हैं कि ये पूरी बाजार व्यवस्था प्रगतिशील उत्पादन लागत के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राज्य ने किसी वस्तु को उगाने या बनाने की न्यूनतम लागत की गणना की और बस उसी आधार पर दाम तय कर दिए। इसमें बाजार की स्वाभाविक मांग और आपूर्ति का कोई ध्यान नहीं रखा गया। डिमांड और सप्लाई को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बिल्कुल। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के आम उपभोक्ताओं और सैनिकों को तो बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उन्हें हर चीज सस्ती और एक तय दाम पर मिलने लगी। यहां तक कि अकाल के समय भी दिल्ली में अनाज के दाम 1 पैसा नहीं बढ़े। लेकिन इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव उत्पादकों, व्यापारियों और किसानों पर पड़ा। यानी उत्पादक पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए थे, क्योंकि उनका सारा मुनाफा खत्म कर दिया गया था। उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा था, और ऊपर से उपज का आधा हिस्सा तो सीधे सुल्तान के खजाने में जा रहा था। ये तो अर्थव्यवस्था का दम घुटने वाली बात हो गई। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। ये कोई प्राकृतिक या जैविक रूप से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था नहीं थी। अलाउद्दीन की ये पूरी व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकती थी, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के स्थापित और स्वाभाविक नियमों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से जासूसों के डर, दंड के भय और सेना की ताकत पर टिकी थी। डर का अर्थशास्त्र? सही कहा। उसका ये सारा प्रपंच जनता के कल्याण के लिए नहीं था। इसका एकमात्र उद्देश्य मंगोलों से बचने और नए राज्यों को जीतने के लिए एक विशाल स्थायी सेना का कम खर्च में भरण पोषण करना था। सैनिकों को कम वेतन देना पड़े, इसलिए उसने पूरी अर्थव्यवस्था को ही सस्ता कर दिया। एक तरह से उसने पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी सैन्य मशीनरी का गुलाम बना दिया था। बिल्कुल। इन सब कठोर नीतियों, आर्थिक नियंत्रणों और अनवरत युद्धों के बीच ये बात काफी विरोधाभासी लगती है कि वास्तुकला और कला के क्षेत्र में भी उसके समय में बेहतरीन काम हुए। अलाई दरवाजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध विद्वान जॉन मार्शल ने इसके बारे में बहुत ही शानदार बात कही है। उन्होंने इस वास्तुकला को प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना और इस्लामी वास्तुकला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। और वास्तुकला के साथ साथ अगर हम समाज और संस्कृति पर उसके प्रभाव की बात करें,
तो वो मध्यकाल का पहला ऐसा शासक माना जाता है जिसने समाज सुधार के नाम पर वेश्यावृत्ति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। ये उसके एक बहुत ही बहुआयामी और जटिल व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो एक तरफ बेहद क्रूर था और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व सच में कई अंतर्विरोधों से भरा था। एक तरफ वो इतना निरंकुश और खूंखार था कि अपने विरोधियों के पूरे परिवारों का कत्ल करवा देता था, लेकिन दूसरी तरफ अमीर खुसरो और इसामी जैसे समकालीन विद्वानों ने उसे एक भाग्यशाली व्यक्ति और सफल शासक कहा है। और उसका धर्म के प्रति नजरिया भी बहुत अजीब था। हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस कट्टरता के दौर में भी उसने जैन आचार्य महासेन से दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था और जैन कवि रामचंद्र सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था। ये अंतर्विरोध सिर्फ दरबारी इतिहासकारों तक सीमित नहीं है। उसकी सफलता का सबसे दिलचस्प और तटस्थ उल्लेख तो जोधपुर के एक संस्कृत शिलालेख में मिलता है। उस शिलालेख में क्या लिखा है? उस रिंदु शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से यह पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि उसके कठोर शासन और मंगोलों को खदेड़ने की वजह से समाज में जो एक स्थिरता और सुरक्षा आई, उसे उस समय के लोगों ने महसूस किया था। तो इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? आधुनिक इतिहासकार जब अलाउद्दीन का मूल्यांकन करते हैं तो अक्सर उसकी तुलना जर्मन साम्राज्य के संस्थापक बिस्मार्क से करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने लौह और रक्त की नीति से किसी भी नैतिक परवाह के बिना एक बेहद मजबूत राज्य की नींव रखी। तो इतने विस्तृत विश्लेषण के बाद इस पूरे कालखंड और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से हमारे सामने क्या मुख्य निष्कर्ष निकल कर आते हैं? सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि अलाउद्दीन खिलजी की अभूतपूर्व सफलता सिर्फ उसके अस्त्र शस्त्र या सैन्य जनरलों की वजह से नहीं थी। उसकी असली ताकत सूचनाओं पर एकाधिकार, उसकी अभेद्य जासूसी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के उस सूक्ष्म प्रबंधन में थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल मध्यकालीन इतिहास में नहीं मिलती। उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। उसने ये साबित कर दिया कि अगर शासक में अदम्य इच्छा शक्ति हो तो वह धर्म और उलेमाओं की राजनीति को किनारे रखकर एक पूर्ण निरंकुश, धर्मनिरपेक्ष और अत्यधिक संगठित राज्य तंत्र चला सकता है। ये इतिहास हमें आज भी सोचने पे मजबूर करता है। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन की कठोरता, सख्त नियंत्रण और भय के माहौल से आप कम समय में तो भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, कीमतें रोक सकते हैं और चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं, लेकिन ये मॉडल टिकाऊ नहीं होता। ये व्यवस्था केवल तब तक ही चल सकती थी जब तक अलाउद्दीन का खौफ जिंदा था। और यही हमें एक बिल्कुल नए और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है, जिसके साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को समाप्त करेंगे। एक सोचने वाला सवाल। जरा सोचिए, अलाउद्दीन ने बिना किसी आधुनिक तकनीक, बिना कैमरे, बिना इंटरनेट, बिना कंप्यूटर के सिर्फ मानवीय जासूसों और खौफ के बल पर एक ऐसा सर्वव्यापी निगरानी तंत्र और नियंत्रित अर्थव्यवस्था बना ली थी जो आज के आधुनिक तानाशाही देशों को भी हैरान कर दे। बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति के डर पर खड़ा ये विशाल साम्राज्य उसके मरते ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया और कुछ ही सालों में खिलजी वंशता नामो निशान मिट गया। एक व्यक्ति पर टिकी सत्ता का यही अंजाम होता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट और संगठित क्यों न हो, अगर वो केवल एक तानाशाह के डर पर टिकी है और उसमें संस्थागत स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या उसका पतन निश्चित है? क्या निरंकुश नियंत्रण असल में राज्य की सबसे बड़ी ताकत होता है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? इतिहास के पन्नों से निकले इस सवाल को हम श्रोताओं के विचार के लिए छोड़ते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, मतलब पूरे 320 साल और 5 अलग-अलग वंश। लेकिन एक सवाल है, इन 5 में से सबसे लंबे समय तक किसने राज किया? ज्यादातर लोगों को शायद खिलजी या लोदी वंश याद आएगा। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही लगता है। पर असल जवाब है तुगलक वंश, पूरे 94 साल। और यही इस कहानी का, आप कह सकती हैं, पहला विरोधाभास है। सबसे लंबा शासन, लेकिन इतिहास में छवि सबसे ज्यादा विवादित। बिल्कुल। और आज हम इसी तुगलक वंश की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बहुत ऊंची सोच थी, कुछ शानदार सफलताएं थीं और उतनी ही शानदार असफलताएं भी थीं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। सही बात है। ये वंश सत्ता में कैसे आया और मोहम्मद बिन तुगलक को
एक ही समय पर जीनियस और पागल क्यों कहा जाता है? ये सबसे दिलचस्प सवाल है। और कैसे एक शासक के नेक इरादे भी सल्तनत के पतन का कारण बन गए? चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1320 से। खिलजी वंश का अंत हो रहा था और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। उसने आते ही क्या बदलाव किए? उसने आते ही खिलजी शासकों की जो बहुत सख्त नीतियां थीं उनको बदला। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी उसकी नीति को रस्म मियाना कहते हैं। रस्म मियाना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मध्य का रास्ता, न बहुत ज्यादा सख्ती और न ही बहुत ज्यादा नरमी, एक संतुलन बनाने की कोशिश। तो वो माहौल को शांत कर रहा था, लेकिन क्या उसने कुछ बड़े और ठोस काम भी किए? बिल्कुल। और उसके काम दिखाते हैं कि वो सिर्फ माहौल शांत नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्य के लिए निवेश कर रहा था। अच्छा? जैसे कि वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। ओह, ये तो उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम था। गेम चेंजर कह सकते हैं। यकीनन। नहरें मतलब बेहतर खेती मतलब ज्यादा राजस्व और किसान भी खुशहाल। और भू राजस्व के बारे में भी उसने कुछ किया था, है ना? जी, उसने आदेश दिया कि लगान एक ही बार में 110 या 111 हिस्से से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को एक तरह की सुरक्षा मिली। और डाक व्यवस्था, मैंने सुना है वो भी बहुत तेज थी। बहुत तेज। सिंध से दिल्ली तक डाक सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो कुल मिलाकर एक सुलझा हुआ व्यवस्थित शासक। लेकिन ऐसे शासकों का अंत अक्सर शांति से नहीं होता। और यही कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके रिश्ते, है ना? हाँ, वो रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तनावपूर्ण थे। जब सुल्तान बंगाल के एक सफल अभियान से लौट रहा था तो उसने औलिया को दिल्ली छोड़ने का संदेश भेजा। और औलिया ने जवाब में वो मशहूर बात कही। बिल्कुल, उन्होंने कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त। यानी हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। ये तो एक भविष्यवाणी जैसी लगती है। और हैरान करने वाली बात है कि ये सच साबित हुई। सच में? कैसे? दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले अफगानपुर में उसके बेटे जौना खान ने स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। और जैसे ही सुल्तान ने उसमें कदम रखा, वो पूरा का पूरा महल ढह गया और गयासुद्दीन की वहीं मौत हो गई। ये एक हादसा था या कुछ और? यही सवाल आज तक इतिहासकारों को परेशान करता है। उस दौर का यात्री इब्न बतूता तो इसे साफ साफ एक साजिश कहता है। और इल्जाम जौनाहा पर लगाता है। हाँ, जबकि बर्नी जैसे इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा था। खैर, सच जो भी हो, इस घटना के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा वही जौना खां, जो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। और यहाँ से सल्तनत का सबसे नाटकीय दौर शुरू होता है। बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे बुद्धिमान और शायद सबसे बदनसीब सुल्तान। ये तीनों बातें उस पर लागू होती हैं। उसके दौर में सल्तनत अपने चरम पर थी, 23 प्रांतों में फैली हुई, लेकिन उसे याद किया जाता है उसकी 5 बड़ी योजनाओं के लिए, जो एक के बाद एक असफल होती गईं। हाँ, और इन योजनाओं को समझना ही उसे समझने की चाबी है। वो एक ऐसा इंसान था जिसके विचार मतलब 14वीं सेंचुरी के नहीं, बल्कि 20वीं सेंचुरी के लगते थे। लेकिन संसाधन 14वीं सदी के ही थे। बिल्कुल। चलिए उसकी पहली योजना से शुरू करते हैं, द्वाब में टैक्स बढ़ाना। ऊपरी तौर पर तो ये एक अच्छा आइडिया लगता है। गंगा यमुना का सबसे उपजाऊ इलाका, वहां से ज्यादा टैक्स लेना तो तार्किक है। बिल्कुल तार्किक। लेकिन यहीं पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। क्या हुआ? जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया, ठीक उसी साल वहां भयानक अकाल पड़ गया और साथ में प्लेग की महामारी भी फैल गई। मतलब टाइमिंग पूरी तरह से गलत हो गई। विनाशकारी साबित हुई। लेकिन इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उसने अपनी गलती मानी? और यही बात मोहम्मद बिन तुगलक को दिलचस्प बनाती है। उसने गलती मानी। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस आपदा से निपटने के लिए एक अकाल संहिता यानी फैमीन कोड बनवाया। अच्छा। उसने किसानों को सोंधर या तकावी नाम का कृषि ऋण भी दिया। एक अलग कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही भी बनाया। तो इरादे नेक थे, पर नतीजा भयानक था। तो पहले ही प्रोजेक्ट में किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक और भी बड़ा और शायद उससे भी ज्यादा विवादास्पद कदम उठाया। हाँ, राजधानी बदलना। हाँ, 1327 में उसने फैसला किया कि राजधानी दिल्ली से हटाकर 1500 किलोमीटर दूर दक्षिण में देवगिरी ले जाई जाएगी। इसका नाम उसने दौलताबाद रखा। 1500 किलोमीटर आज भी ट्रेन से जाने में सोचना पड़ता है। उस जमाने में पूरी आबादी को लेकर जाना, इसके पीछे सोच क्या थी?
एक तो मंगोल आक्रमणों का डर था, दिल्ली हमेशा उनकी जद में रहती थी, दौलताबाद ज्यादा सुरक्षित था। और दूसरा? दूसरा, वो शायद दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण चाहता था, जो हमेशा से दिल्ली के लिए एक चुनौती रहा था। दौलताबाद मतलब भारत के केंद्र में था। तो कागज पर तो ये एक शानदार रणनीतिक फैसला लगता है। कागज पर, लेकिन असलियत में ये एक मानवीय त्रासदी थी। गर्मियों में दिल्ली की पूरी आबादी को पैदल दौलताबाद जाने का हुक्म दिया गया। कई लोग रास्ते की थकान और बीमारी से ही मर गए। और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, और राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। इतिहासकार स्टैनली लेनपूल ने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है। अविश्वसनीय। इसके बाद आई उसकी शायद सबसे मशहूर योजना, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, 1329 में। और ये विचार सच में कमाल का था। समय से बहुत आगे का है ना? बहुत आगे का। उस समय पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो उसने कहा कि हम चांदी के टंकी के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के चलाएंगे। आज के हमारे कागज के नोट की तरह। बिल्कुल, उसका मूल्य भी तो सरकार के वादे पर ही टिका है। तो अगर आइडिया इतना अच्छा था, तो ये प्लान औंधे मुंह कैसे गिर गया? गड़बड़ हुई अमल में। वो ये भूल गया कि लोग घर पर ही सिक्के बनाना शुरू कर सकते हैं। उनके पास कोई एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। कुछ भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। ये तो अतिशयोक्ति लगती है, पर हालात का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। बाजार जाली सिक्कों से भर गया। विदेशी व्यापारियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया और पूरा व्यापार ठप हो गया। और इसका अंजाम? आखिर में सुल्तान को हार माननी पड़ी। उसने घोषणा की कि लोग अपने कांसे के सिक्के लाकर बदले में खजाने से असली चांदी के सिक्के ले जाएं। इससे तो खजाना खाली हो गया होगा। लगभग खाली हो गया। दौलताबाद में नकली सिक्कों के पहाड़ लग गए थे, ऐसा कहा जाता है। एक के बाद एक 3 बड़ी असफलताएं, और बाकी 2 योजनाएं भी थीं, खुरासान और कराचिल अभियान। हाँ, वो उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक थी। मध्य एशिया के खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों की सेना बनाई और उन्हें एडवांस वेतन भी दे दिया। 1 साल का एडवांस वेतन। लेकिन मध्य एशिया में राजनीतिक हालात बदल गए और योजना रद्द करनी पड़ी। सारा पैसा बर्बाद। और कराचिल अभियान? वो भी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम और मुश्किल रास्तों की वजह से एक बड़ी सैनिक त्रासदी में बदल गया। मैं अभी भी हैरान हूँ। एक तरफ वो फैमिन कोड बनवा रहा है, किसानों के बारे में सोच रहा है, और दूसरी तरफ वो पूरी आबादी को 1500 किलोमीटर पैदल चलवा रहा है। ये एक ही इंसान के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? यही तो मोहम्मद बिन तुगलक की पहेली है। वो एक आदर्शवादी था जो हकीकत से बहुत दूर था। उसकी सोच में कमी नहीं थी, कमी थी धैर्य और व्यावहारिक योजना में। शायद इसीलिए बदायूनी ने उसकी मौत पर वो मशहूर टिप्पणी की थी। हाँ, कि आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस उथल पुथल के बाद गद्दी पर बैठा उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, जो उससे बिल्कुल अलग था। बिल्कुल विपरीत। उसका ध्यान साम्राज्य विस्तार या बड़े बड़े प्रयोगों पर नहीं था। उसका फोकस था शासन को व्यवस्थित करना, जनता का भला करना, जख्मों पे मरहम लगाना एक तरह से। बिल्कुल। उसने जनक कल्याण के कामों की, आप कह सकते हैं, झड़ी लगा दी। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसाए। और नहरों का काम भी आगे बढ़ाया, है ना? हाँ, नहरों का एक पूरा जाल बिछवा दिया और पहली बार हक्के शर्ब नाम का एक सिंचाई कर भी लगाया। और उसने कुछ नए विभाग भी बनाए थे जो उस दौर के हिसाब से काफी आधुनिक लगते हैं। जी, ये उसकी एक बड़ी देन थी। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दीवाने खैरात, दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान। कहते हैं उसके पास बहुत दास थे, लगभग 1,80,000। और उसने दारुल शफा नाम का एक मुफ्त अस्पताल भी बनवाया। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लेकिन यहीं पर एक लेकिन भी आता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर तुगलक वंश का एक और विरोधाभास सामने आता है। फिरोज शाह के नेक इरादे ही लंबे समय में सल्तनत के लिए घातक साबित हुए। वो कैसे? उसने 2 बड़े नीतिगत बदलाव किए। पहला, उसने एकता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया। एकता मतलब अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाने वाली जमीन। हाँ, अब वो जमीन और पद बाप के बाद बेटे को मिलने लगा, चाहे वो काबिल हो या नहीं। हाँ, इससे तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई होगी। बिल्कुल। सुल्तान अब सबसे काबिल लोगों को नहीं चुन सकता था। उसे विरासत में मिले अधिकारियों से काम चलाना पड़ता था, जो अक्सर भ्रष्ट होते थे। और दूसरा स्याह पक्ष, उसकी धार्मिक कट्टरता। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जिन्हें पहले से छूट मिली हुई थी। जी, उसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट करवाया। इन नीतियों ने सल्तनत के गैर मुस्लिम नागरिकों को उससे दूर कर दिया। तो फिर फिरोज शाह ने अनजाने में ही पतन की नींव रख दी थी।
एक तरफ प्रशासनिक कमजोरी, दूसरी तरफ धार्मिक असहिष्णुता। और उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे, वो आपसी झगड़ों में ही उलझे रहे। लेकिन तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ 1398 में तैमूर का आक्रमण। तैमूर लंग इतिहास के सबसे क्रूर आक्रमणों में से एक। जी, उस समय दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर एक तूफान की तरह आया और उसने दिल्ली में 15 दिनों तक भयानक लूटपाट और कत्लेआम मचाया। उसने सल्तनत की बची कुची ताकत भी खत्म कर दी होगी। ताकत, दौलत, इज्जत, सब कुछ। तैमूर ने सल्तनत की कमर ही नहीं तोड़ी, उसकी आत्मा को भी कुचल दिया। और इस आक्रमण के बाद सल्तनत की हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक कहावत मशहूर हो गई, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। मतलब दिल्ली के एक छोटे से हिस्से तक ही सिमट कर रह गए। बस नासिरुद्दीन महमूद इस वंश का आखिरी शासक था और उसकी मौत के साथ ही इस वंश का अंत हो गया। तो ये थी तुगलक वंश की 94 साल की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े सपने थे, बड़ी बड़ी योजनाएं थी और आखिर में एक दर्दनाक पतन था। तुगलक वंश हमें शासन व्यवस्था का एक क्लासिक सबक सिखाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक विजनरी की तरह थे, जिसके पास शानदार आइडियाज थे, लेकिन उसकी टीम और टेक्नोलॉजी उसके विजन के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा हुआ एक शानदार फेलियर। बिल्कुल। और वहीं फिरोज शाह ने लोगों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसी नीतियां बनाई जिनसे संस्था ही खोखली हो गई। ये बड़े विचारों और उन्हें जमीन पर उतारने के बीच के नाजुक संतुलन की कहानी है। सही कहा। एक शासक कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर वो अव्यावहारिक है तो विनाशकारी हो सकता है। और एक शासक के इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर उसकी नीतियां कमजोर हैं तो भी नतीजा विनाशी होता है। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, अगर मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के साथ थोड़ी किस्मत होती, अगर दोआब में अकाल ना पड़ता, अगर लोगों ने सिक्के जाली ना बनाए होते, तो क्या आज उसे भारत के सबसे सनकी शासकों में से एक की जगह सबसे महान और दूरदर्शी शासकों में गिना जाता? ठीक है, तो चलिए आज की इस चर्चा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेरे सामने मेज पर जो ये ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरानी किताबों का एक बड़ा सा ढेर लगा है ना, ये कोई आम ढेर नहीं है। आज के इस गहन अध्ययन का हमारा एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। हम सल्तनत कालीन साहित्य और उसके महान साहित्यकारों को A to Z डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ राजाओं, उनके युद्धों और तलवारों की खनक गूंजती है। लेकिन आज हम उन तलवारों के पीछे चलने वाली कलमों की बात करेंगे। सही कहा। हम उन शब्दों, भाषाओं और कहानियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस दौर में जन्म लिया और आज की हमारी आधुनिक संस्कृति की एक बेहद मजबूत नींव रखी। देखिए, अगर हम इसे एक थोड़े व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ आता है कि इस दौर का जो साहित्य है वो केवल मन बहलाने वाली कहानियों का संग्रह नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस समय के समाज में आ रहे बड़े बदलावों का, राजनीतिक उथल-पुथल का और सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियों के आपस में मिलने का एक जीता जागता सबूत है। संस्कृतियों का मिलना? हाँ, जब तुर्क और अफगान अपने साथ एक नई भाषा और संस्कृति लेकर आए और वो भारतीय उपमहाद्वीप की हमारी प्राचीन संस्कृति से टकराई, तो उस टकराव से एक नया ही भाषाई परिदृश्य उभर कर सामने आया। और जो लोग इतिहास के उन भारी भरकम पन्नों से घबराते हैं, मैं बता दूं कि उनके लिए दस्तावेजों की इस गहराई में उतरना एक खजाने जैसा होने वाला है। बिल्कुल, बिना सूचनाओं के बोझ तले दबे। सही बात है। हम इतिहास के उन अहा पलों को समझेंगे जो सीधे आज के हमारे जीवन से जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस भाषा से जिसने प्रशासन में अपनी धाक जमाई, फारसी। फारसी और अरबी का प्रभाव उस समय बहुत गहरा था। आहा, और नोट्स देखते हुए मुझे सबसे ज्यादा हैरानी अलबरूनी की कहानी पर हो रही है। मतलब महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला ये विदेशी व्यक्ति बनारस जाकर बाकायदा संस्कृत सीखता है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? मतलब एक अजनबी इंसान एक बिल्कुल नए देश में आता है और सीधे विद्वानों के शहर में जाकर उनकी सबसे कठिन भाषा सीखने लगता है। ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ? वाकई ये बहुत ही असाधारण बात है। अलबरूनी का बनारस जाकर संस्कृत सीखना और फिर अपनी प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद लिखना, ये दिखाता है कि वो केवल एक दरबारी नहीं था जो सिर्फ राजा की तारीफें लिखे। बिल्कुल, वो ज्ञान का एक सच्चा जिज्ञासु था। किताबुल हिंद महज एक किताब नहीं है, बल्कि उस समय के भारतीय समाज,
यहाँ के विज्ञान, गणित, धर्म और दर्शन का एक बहुत ही सटीक आईना है। उसने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि अगर इस देश के लोगों को समझना है तो उनकी भाषा और उनके मूल ग्रंथों का समझना ही होगा। ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी तरह अगर हम इस दौर के दरबारी इतिहास की बात करें तो तबकाते नासिरी का जिक्र जरूर आता है, जिसे मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे दिल्ली सल्तनत का पहला क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी किताबों से अलग बनाता है? इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका व्यवस्थित तरीका है। मतलब इससे पहले जो इतिहास लिखा जाता था वो अक्सर राजाओं की बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफों से भरा होता था, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता था। राइट, हाँ बिल्कुल। लेकिन तबकाते नासिरी में घटनाओं को एक क्रम में बाकायदा अध्यायों में बांटकर लिखा गया है। ये हमें उस दौर की राजनीति को एक क्रोनोलॉजी में समझने में मदद करता है। मेरे पास यहाँ अमीर खुसरो के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प नोट है। खुसरो तो खैर इस काल के सबसे बड़े नामों में से एक है। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 8 सुल्तानों का शासन देखा। मेरा दिमाग चकरा गया ये पढ़कर। ये सच है। मतलब सल्तनत काल में सत्ता इतनी तेजी से बदल रही थी, लगातार तलवारें चल रही थीं, तख्ता पलट हो रहे थे, और एक इंसान इतने सारे बदलावों के बीच अपना सिर कैसे बचाए रख सकता है? यही तो अमीर खुसरो की सबसे बड़ी खूबी थी। मैं आपको बताती हूँ, वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, वो एक सूफी, एक कवि, एक संगीतकार और एक बेहद चतुर दरबारी भी थे। मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। बिल्कुल। उन्होंने खुद को राजनीति के उस खतरनाक खेल से थोड़ा दूर ही रखा और अपना पूरा ध्यान कला और साहित्य पर केंद्रित किया। सुल्तान आते गए और जाते गए, लेकिन हर सुल्तान को अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए खुसरो जैसे विद्वान की जरूरत थी। वाह। उन्होंने भारत की तारीफ में बहुत कुछ लिखा और यहाँ के मौसम, फूलों और परिंदों को फारसी शायरी में पिरोया। लेकिन एक बात है, दरबारी इतिहासकारों की अपनी कुछ सीमाएं होती थीं। उन्हें सुल्तानों को खुश भी रखना होता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उस दौर की सच्चाई कभी-कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाती? यहीं पे एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नजरिया बिल्कुल अलग था, और वो था मोरक्को का निडर यात्री इब्न बतूता। ओह, इब्न बतूता। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था। लेकिन एक बात जो मुझे हैरान कर रही है, उसने अपनी प्रसिद्ध किताब रेहला भारत में नहीं बल्कि वापस मोरक्को लौटने के बाद लिखी। हाँ, अरबी भाषा में। तो इसका इतिहास के लिहाज से क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। जरा सोचिए, अगर आप एक ताकतवर सुल्तान के दरबार में बैठकर उसी के बारे में किताब लिख रहे हैं, तो क्या आप उसकी कमियां बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मेरी तो गर्दन कट जाएगी। एकदम सही। लेकिन इब्न बतूता ने ये सारा विवरण अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा, जब वो अपने देश मोरक्को सुरक्षित लौट चुका था। तो इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि लिखते समय उसके ऊपर दिल्ली के किसी सुल्तान का कोई डर या कोई लालच नहीं था। तो क्या उसने अपनी किताब में कुछ ऐसे राज खोले? बिल्कुल। रहेला में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के सनकीपन, उसकी क्रूर सजाओं और आम लोगों की तकलीफों को बिना किसी झिझक के लिखा है, जो कि कोई दरबारी कभी नहीं लिखता। हाँ, और साथ ही उसने उस समय की बेहतरीन डाक व्यवस्था और न्याय प्रणाली की भी तारीफ की है। ये निष्पक्षता इस किताब को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है। इसके अलावा जियाउद्दीन बरनी की किताबें भी हैं, जैसे तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, जो हमें उस काल के राजनीतिक दर्शन को समझने में बहुत मदद करती हैं, भले ही उनका अपना एक अलग नजरिया रहा हो। अच्छा, अलबरूनी और इब्न बतूता की बातें तो अद्भुत हैं ही, लेकिन मुझे ये सोचकर थोड़ी हैरानी हो रही है कि जब दरबारों में ये सब फारसी और अरबी में लिखा जा रहा था, तब आम आदमी सड़कों पर क्या बोल रहा था? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। संस्कृत का क्या हुआ? क्या वो पूरी तरह से गायब हो गई थी? नहीं, गायब नहीं हुई थी, लेकिन संस्कृत साहित्य के स्वरूप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। देखिए, संस्कृत मुख्य रूप से उच्च हिंदू वर्ग और पंडितों की भाषा थी। हाँ। इस काल में हमें संस्कृत में बहुत अधिक मौलिक रचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बजाय पुरानी किताबों और ग्रंथों पर टीका यानी कमेंट्री लिखने का चलन बहुत बढ़ गया था। मतलब पुराने ज्ञान को ही नए तरीके से समझाने की कोशिश हो रही थी। सही कहा। लेकिन इन ग्रंथों का अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नजर आती है। इन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगा था। एक सेकंड रुकिए, ये अपभ्रंश शब्द क्या होता है? जो लोग भाषा विज्ञान के छात्र नहीं हैं, उनके लिए इसका आसान भाषा में क्या मतलब है?
अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। आसान भाषा में समझे तो जब कोई परिष्कृत भाषा जैसे संस्कृत आम लोगों की जीभ पर चढ़कर अपनी व्याकरण के नियम तोड़ने लगती है, अच्छा, हाँ, और एक नए सरल रूप में ढलने लगती है, तो उसे अपभ्रंश कहते हैं। जैसे कार्य शब्द बिगड़कर काज बन गया या भ्राता शब्द भाई बन गया। ओ समझ गया। तो संस्कृत के विद्वान भी जब अपनी किताबों में इन स्थानीय बिगड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत था कि आधुनिक भारतीय भाषाएं जन्म ले रही थीं और आम जनता की आवाज साहित्य में अपनी जगह बना रही थी। बेहतरीन। और शायद यही वो समय था जब हिंदी साहित्य अपने पैर जमा रहा था। बिल्कुल। मेरे नोट्स में चंदबर दाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का जिक्र है, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। लेकिन इसमें लिखा है कि ये पिंगल शैली में लिखा गया है। अब ये पिंगल क्या है? पिंगल असल में ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का एक बहुत ही मीठा मिश्रण है। मीठा मिश्रण? हाँ, जब कवियों को कोमल भावनाओं या प्रेम का वर्णन करना होता था तो वे इस शैली का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। इसके विपरीत एक डिंगल शैली भी थी जो काफी कठोर थी और वीर रस या युद्ध का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होती थी। जगनिक का परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है, इसी दौर की वीर रस की एक बेहतरीन मिसाल है। ये शैलियों का खेल तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा तथ्य है जो सच में मुझे चौंका गया। क्या? हिंदी शब्द का सबसे पहला लिखित प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? मैंने पढ़ा कि ये 15वीं सदी की शुरुआत में 1424-25 के आसपास शरफुद्दीन यज़दी द्वारा रचित एक फारसी ग्रंथ जफरनामा में हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। मतलब जिस भाषा को आज करोड़ों लोग बोलते हैं, उसे उसका नाम एक फारसी दस्तावेज में पहली बार लिखित रूप में मिला। ये कैसे हुआ? ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और घुलने मिलने का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बाहर से आए लोगों ने सिंधु नदी के पार रहने वालों की भाषा को हिंदवी या हिंदी कहना शुरू किया था। और भाषाओं के इस विकास में अवधी भाषा के जादू को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। सूफी संतों ने अवधी को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे मैंने नोट्स में पढ़ा, मुल्ला दाऊद की चंदायन या कुतुबन की मृगावती, जो एक राजकुमार और राजकुमारी की बहुत ही सुंदर प्रेम कथा है। हाँ, और मंझन के मधुमालती ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को साहित्य के मुख्य पटल पर लाखड़ा कर दिया था। लेकिन नोट्स में एक जगह मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का खास जिक्र है। इसमें लिखा है कि 1540 में रची गई ये कृति अवधी भाषा में थी, लेकिन नश्तालिक लिपि में लिखी गई थी। अब ये नश्तालिक क्या है? मतलब भाषा अवधी और लिपि कोई और, ये काम कैसे करता है? अब इसे ऐसे समझिए जैसे आज हम इंटरनेट पर मैसेज टाइप करते हैं। हम बोलते तो हिंदी में हैं, आप कैसे हैं, लेकिन टाइप अंग्रेजी के अक्षरों में करते हैं ना, APKAISE। हाँ, एकदम करते हैं। ठीक इसी तरह नश्तालिक असल में फारसी और अरबी लिखने की एक बहुत ही सुंदर और घुमावदार कैलीग्राफी या लिपि है। अच्छा। जायसी ने कहानी अपने आसपास के लोगों की उठाई, भाषा अवधी रखी ताकि आम लोगों से समझ सकें, लेकिन उसे लिखा फारसी के अक्षरों में। वाह, जरा सोचिए, भाषा भारत के एक छोटे से हिस्से की, लिपि मध्य एशिया की और कहानी पूरी तरह से भारतीय। उस दौर के सांस्कृतिक मेलजोल का इससे बेहतर और क्या उदाहरण हो सकता है? क्या बात है, ये तो सच में बहुत ही कमाल का उदाहरण है। और इसी मेलजोल को पढ़ते हुए हम एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। जी, पूछिए। ये उर्दू आखिर आई कहाँ से? मेरे नोट्स कहते हैं कि उर्दू मूलतः एक तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है शाही खेमा या मिलिट्री कैंप। बिल्कुल सही। तो एक मिलिट्री कैंप एक पूरी की पूरी भाषा में कैसे बदल सकता है? मैं आपको एक दृश्य की कल्पना करने को कहती हूँ। सोचिए, एक बहुत बड़ा शाही शिविर लगा हुआ है। ठीक है। उसमें तुर्क सेनापति हैं, अफगान घुड़सवार हैं, फारसी बोलने वाले मुंशी हैं और वहीं पर सामान बेचने वाले, खाना बनाने वाले और काम करने वाले स्थानीय भारतीय लोग भी हैं, जो अवधी, ब्रज या खड़ी बोली बोलते हैं। काफी भीड़-भाड़ वाला माहौल है। हाँ, अब जब ये सारे लोग एक ही जगह रहेंगे और उन्हें एक दूसरे से लेन देन करना होगा, बात करनी होगी, तो वे कौन सी भाषा बोलेंगे? उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। बिल्कुल। वे एक दूसरे के शब्द उधार लेने लगे, फारसी के शब्दों में स्थानीय भारतीय व्याकरण जुड़ने लगा। इसी तरह शिविरों के इस शोर शराबे से एक मिलीजुली भाषा पनपने लगी। तो क्या उसे शुरू से ही उर्दू कहते थे? नहीं, शुरुआत में इसे उर्दू नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे हिंदरी या रेख्ता कहा जाता था। रेख्ता? हाँ, रेख्ता का मतलब ही होता है गिरा हुआ या मिला जुला।
अमीर खुसरो को ही इस भाषा का पहला कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी पहेलियों और कविताओं में फारसी और स्थानीय हिंदवी का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि लोग हैरान रह गए। और फिर मैं देखता हूँ कि ये भाषा दिल्ली की सड़कों से निकलकर अचानक दक्कन यानी दक्षिण भारत तक पहुंच जाती है। ये सफर भी बहुत रोचक है। 15वीं सदी में सूफी संत गेसु दराज ने दक्षिणी उर्दू में मिराजुल आशिकीन नामक एक किताब लिखी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये रहस्यवाद या सूफी दर्शन के लिए उर्दू का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, और उत्तर की भाषा आखिर दक्षिण कैसे गई? ये बहुत तार्किक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की, तो बहुत सारे लोग, जिनमें सूफी संत भी शामिल थे, दक्षिण की ओर गए। माइग्रेशन। हाँ, और वे अपने साथ ये नई हिंदवी भाषा भी ले गए। अब रही बात सूफी संतों की, तो उनका मुख्य उद्देश्य आम लोगों के साथ जुड़ना था। रहस्यवाद का मतलब है ईश्वर के साथ एक सीधा व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध बनाना, जिसके लिए आपको किसी पंडित या मौलवी की जरूरत नहीं है। समझ गया। और अगर आपको आम आदमी को ये समझाना है तो आपको उसकी भाषा बोलनी होगी, अरबी या फारसी नहीं। इसीलिए उन्होंने गद्य यानी कहानियों और लेखों के माध्यम से इस दक्षिणी उर्दू का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसीलिए। हाँ, इसीलिए गेसु दराज को आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। तो ईश्वर और इंसान के बीच के रहस्य को व्यक्त करने का माध्यम बन चुकी थी। ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। लेकिन ये वापस उत्तर भारत कैसे आई? दक्कन में इस भाषा ने अपना असली निखार पाया, और इस निखार को वापस दिल्ली लाने का श्रेय जाता है वली दक्कनी को। उन्हें उर्दू शायरी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो जब वो दिल्ली आए तो क्या हुआ? जब वो दिल्ली आए और उन्होंने अपना दीवान यानी कविताओं का संग्रह दिल्ली वालों को सुनाया, तो दिल्ली के साहित्यकार एकदम चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनकी अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी कितनी गहरी और खूबसूरत शायरी हो सकती है। वाह। इसके बाद 18वीं सदी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पहले शासक बने, जिन्होंने इस भाषा को राज दरबार में बाकायदा संरक्षण दिया। और फिर तो ये फैलती चली गई। सौदा तो व्यंग लिखने में इतने माहिर थे कि अगर कोई उन्हें नाराज कर दे तो वो अपनी शायरी से उसे पूरे समाज में मजाक का पात्र बना देते थे। ये सफर सच में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है ना? लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही है, जब हम दिल्ली, आगरा या दक्कन की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि साहित्य सिर्फ यहीं लिखा जा रहा था। क्या बाकी क्षेत्रों में, मतलब देश के दूसरे कोनों में, कोई साहित्यिक हलचल नहीं थी? ये इतिहास को देखने की एक बहुत बड़ी भूल है। दिल्ली के बाहर भी प्रांतीय साहित्यों का ये एक तरह से स्वर्ण युग था। अच्छा। हाँ, देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का जैसे विस्फोट हो रहा था। अगर हम बंगाल की ओर चलें तो बांग्ला साहित्य की पहली रचना चर्यापद मानी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कुछ और है। क्या? सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंगाल के मुस्लिम सुल्तानों ने स्थानीय हिंदू महाकाव्यों को भरपूर संरक्षण दिया। सुल्तान हुसैन शाह के समय में मालाधर बसु ने भगवद गीता का बंगाली अनुवाद किया था। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। एक मुस्लिम सुल्तान भगवद गीता या महाभारत के अनुवाद को बढ़ावा क्यों दे रहा था? और मैंने पढ़ा है कि उसने अनुवादक को गुणराज खान की उपाधि भी दी। इसके पीछे क्या राजनीति थी? ये बहुत ही समझदारी भरी राजनीति और सांस्कृतिक तालमेल का उदाहरण है। बंगाल के सुल्तान समझ चुके थे कि अगर उन्हें इस क्षेत्र पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उन्हें स्थानीय लोगों की संस्कृति और भाषा का पूरा सम्मान करना होगा। तो ये पब्लिक सपोर्ट जीतने का तरीका था? बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत से आज़ाद होने के बाद इन सुल्तानों ने खुद को बंगाली संस्कृति में पूरी तरह ढाल लिया था। महाभारत और रामायण के बंगाली अनुवाद करवा के उन्होंने आम जनता के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और अगर हम महाराष्ट्र की तरफ रुख करें तो वहां भक्ति आंदोलन ने मराठी साहित्य को सींचा। हाँ, महाराष्ट्र का योगदान बहुत अहम है। मेरे नोट्स में 13वीं सदी के संत ज्ञानेश्वर का नाम है, जिन्होंने भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी लिखी थी। एकदम सही। देखिए, उस समय संस्कृत के पंडितों ने ज्ञान पर अपना कब्जा कर रखा था। संत ज्ञानेश्वर ने गीता के कठिन संस्कृत श्लोकों को आम मराठी भाषा में, जिसे प्राकृत मराठी कहा गया, लोगों के सामने रखा ताकि हर कोई उसे समझ सके। हाँ, इससे आम लोगों की आध्यात्मिक प्यास बुझी। इसके अलावा संत एकनाथ ने भागवत का अनुवाद किया।
संत तुकाराम के अभंग तो खैर आज भी महाराष्ट्र के हर गांव में गाए जाते हैं। और मुकुंदराज? हाँ, 12वीं सदी के मुकुंदराज, जिन्हें मराठी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, उन्होंने विवेक सिंधु की रचना करके एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया था। दक्षिण भारत में भी कम अभिनव प्रयोग नहीं हो रहे थे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि तेलुगु साहित्य में 14वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एराप्रगादा ने एक नई चंपू शैली को प्रचलित किया। अब ये चंपू शैली क्या होती है? चंपू सुनने में भले ही थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल साहित्यिक शैली है जिसमें गद्य और पद्य यानी पोएट्री और प्रोज दोनों का मिश्रण होता है। मतलब कहानी सुनाते सुनाते अचानक से कविताओं में बात करना? बिल्कुल वैसा ही। ये शैली उस समय दक्षिण में बहुत लोकप्रिय हुई थी। बाद में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने खुद अमुक्तमाल्यदा नामक शानदार ग्रंथ तेलुगु में लिखा था। वाह! और अगर हम सुदूर उत्तर में कश्मीर की वादियों में जाएं, तो वहां कवयित्री लल्लेश्वरी, शेख नूरुद्दीन और रानी हब्बा खातून ने कश्मीरी साहित्य को एक नई पहचान दी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो ये तस्वीर उभरती है कि दिल्ली सल्तनत का काल सिर्फ युद्धों, सुल्तानों और तख्ता पलट का काल नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह दरअसल एक बहुत ही विशाल और सक्रिय सांस्कृतिक प्रयोगशाला थी। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, एक ऐसी भट्टी जहां अलग अलग सभ्यताएं पिघल रही थीं और कुछ नया बन रहा था। यहाँ अरबी और फारसी के साथ साथ संस्कृत की पुरानी जड़ों से नई कोपलें फूट रही थीं। हिंदी, उर्दू और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास इस काल में हुआ, उसने भारत की विविधता को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। और यह जानना हमारे लिए आज इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये सारा साहित्य, ये सभी भाषाएं कोई मृत इतिहास नहीं है जो सिर्फ किताबों में बंद है। तो आप कह रही हैं कि ये आज भी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। ये आज भी हमारे संवादों में, हमारे गाए जाने वाले गानों में और हमारी कहानियों में मौजूद हैं। जब हम इन भाषाओं के सफ़र को समझते हैं तो हम असल में खुद को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ये संस्कृति कितनी विविध है और इसमें कितनी आसानी से अलग अलग रंग घुल मिल गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस खास चर्चा से ये तो साफ हो गया कि शब्द और भाषाएं तलवारों से कहीं ज्यादा लंबा सफर तय करते हैं। बेशक। राजा और उनके साम्राज्य तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन अमीर खुसरो की पहेलियां और तुकाराम के अभंग आज भी हमारे बीच हैं। और इसी बात पर मैं आज के हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिए, आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जब हम रोज नई तरह की स्लैंग, मीम्स की भाषा और हिंदी अंग्रेजी से बनी मिश्रित भाषाओं या व्हाट्सएप चैट्स की भाषा का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम हिंग्लिश या कुछ और कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम भी जाने अनजाने में किसी नई उर्दू या हिंदवी को जन्म दे रहे हैं? क्या ये संभव है कि आज से 500 साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे इन इंटरनेट के शब्दों पर ऐसी ही कोई चर्चा कर रहे होंगे, ये समझने के लिए कि 21वीं सदी का समाज कैसे एक नई भाषा गढ़ रहा था? वाह, ये तो सच में दिमाग की बत्तियां जलाने वाला विचार है ना? हम जो आज टाइप कर रहे हैं, जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कल का इतिहास हो सकता है। और इसी बेहद दिलचस्प सोच के साथ हम इतिहास के इन पन्नों को यहीं बंद करते हैं। हमारी इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने आसपास की भाषा के बदलते रंगों को ध्यान से देखते रहिए।